मैं हर एक व्यक्ति की मजबूरी समझता हूँ कि कब तक इन मुश्किल हालात में कौन कौन साथ खड़ा रह पाएगा, तो इसमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। आपके साथ ही डर गए। मैंने क्या कहा है? डर का शब्द इस्तेमाल किया मैंने? हालात ऐसे होते हैं कि दिलीप मंडल साहब एकदम मोदी जी की तारीफ करने लगते हैं। हर ट्वीट उनका दिलीप मंडल जी का। आज सहयोगी वकील है, वो मोदी जी की तारीफ करने का डर लग रहा है क्या आपको? मैं कब कह रहा हूँ कि डर लगने का, लेकिन क्या होता है ना कि एक आदमी कितना वज़न उठाए, वज़न उठाने की अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। हो सकता है कुछ लोग थक गए हों, थोड़ा सांस लेके जूस वूस पी के एक्सरसाइज करके वापस आ जाएं, लेकिन आएंगे सब। जो भी अम्बेडकरवादी पक्का है वो वापस ज़रूर आएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन तो भानु प्रताप, राजेंद्र पाल गौतम, डीसी कपिल, ये सब जूस पीने गए हैं क्या? नहीं, मैंने इनका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर किसी को जूस की आवश्यकता है तो उसको जूस पीने का समय ज़रूर देना चाहिए। किसी के इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, किसी को धक्का लग जाता है कुछ, तो उसको आप ये भी नहीं चाहते कि बेचारा अपना कुछ दिन जाके इलाज विलाज करा के सो के रेस्ट करके वो एकदम तरोताज़ा होकर दोबारा आए, तो ये ज़रा की ज़्यादती है। लेकिन वाले तो कभी थकते नहीं है ना, वो तो संघर्षों के आदी होते हैं। लेकिन जब बाबा साहब थे तो देसी घी मिलता था, आजकल तो डालडा भी नहीं मिल रहा है, तो शारीरिक रूप से कमज़ोरियाँ भी आती है। लेकिन साथियों के नाम सुन लो जो कभी भी नहीं छोड़ के गए हमें। देवा सायम साहब, प्यारेलाल गर्ग साहब, राजू पुरलेकर साहब, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, ये तो मनुवाद के खिलाफ सबसे मुखर आवाज़। आज इन्होंने तो अपनी, बाकी लोग तो बात ही बात करते हैं ना, इन्होंने तो जज थे, ये रहते रहते जज दिया। कोई ये रिटायर होके नहीं आए आंदोलन में, इन्होंने जज रहते, बॉम्बे हाई कोर्ट जैसे जज, वहाँ पे जो जजेस का मुझे ये भी पता लगा है एक एक महीने में 100 करोड़ कमाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसी ऐसी भी कहानियाँ आती हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं। इतना बड़ा अगर पैसे में ही तोला जाए, वैसे तो इज्जत विकार भी जज की बहुत होती है, वो भी छोड़ के खड़े हैं बात। इन्होंने कभी साथ छोड़ा? तो बीजेपी ये कह रही है आपदा मुक्त करनी है दिल्ली। सबसे बड़ी आपदा तो ईवीएम है देश के लिए, उसी से मुक्त करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बीजेपी भी एक टाइम लगी हुई थी। बीजेपी कह रही केजरीवाल आपदा नहीं, वो तो कहते रहे, मैंने आपको अभी बताया ना बाबा साहब ने क्या कहा है, आरएसएस और जनसंघ को छोड़ के मजबूरी के हालात में आप कहीं भी जा सकते हो, तो उन दोनों जगह नहीं जाना। मैं सिर्फ उसमें एआईएम तो जोड़ रहा हूँ और तो कुछ जोड़ भी नहीं रहा हूँ, वो क्योंकि वो आज से नहीं, शुरू से ही एक, क्यों जोड़ रहे हो? तो क्योंकि वो कहते हैं हम संघ में रहे हैं, हमारे घर वाले संघ में थे, उनका तो नाम नहीं ले रहे। देखिए वो कम से कम अब सच तो कभी संघ में नहीं रहे, अभी तो वो सच तो बोल रहे हैं कम से कम। ओवैसी साहब ने तो आज तक नहीं माना मैं आरएसएस का आदमी हूँ। जिस दिन वो मान लेंगे मैं उनकी भी थोड़ी बहुत तारीफ करने लगूंगा। पहले माने तो सही। उनके पिताजी और उनके जो दादाजी थे वो सब आरएसएस के एजेंट थे, जिन्ना और ये लोग मिलके इन्होंने किया क्या था। अब मैं आपको, अब आप पूछ ही रहे हो ओवैसी साहब के बारे में, बता दूँ। निज़ाम थे ना एक, टीपू सुल्तान को पीठ में चाकू मार के हराया किसने था? निज़ाम ने। और निज़ाम के समर्थक कौन थे? ओवैसी साहब के पूर्वज। और जो असली एमआईएम के जो बनाने वाले थे ना, जो उनके मेन ऑर्गेनाइजर थे, वो पाकिस्तान चले गए थे जिन्ना साहब के साथ, क्योंकि जिन्ना साहब और आरएसएस ने मिलके तो देश का बंटवारा किया था। अब आगे चले ना, अपने मेरी लड़ाई बाबा साहब छोड़ के गए, आरएसएस से है, मनुवादी मानसिकता से है। ये इनके दादाजी तक किसमें थे? आरएसएस के लोग इनको छोड़ के गए थे यहाँ पे एमआईएम को बना के। इन्होंने ऑल इंडिया सिर्फ एआई लगाया उसके आगे। मगर ना, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एम का जो लास्ट का वर्ड है उसको मजलूमीन कर लो, यानी कि मुझे लगता है ईवीएम का मुद्दा जबरदस्ती जिंदा कर रहे हैं, नहीं मर चुका कोई, किसी को कोई दम नहीं है। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, अपनी जान हथेली पे लेके पूरी ताकत लगा के जिंदा करने की चेष्टा कर रहा हूँ मैं और मेरे मुट्ठी भर साथी, क्योंकि यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप मोदी जी को कुछ भी बोल लो, आप आरएसएस को कुछ भी बोल लो, वो जीत के आएंगे, क्योंकि आपके और हमारे देश के मालिक जो बाबा साहब ने बनाया था ना जनता को, उसका हक अधिकार छीन के इन्होंने मशीनों में कैद कर लिया है। अब मशीनों से ये जनता को हरा सकते हैं, वो कोई भी अम्बेडकरवादी मुश्किल नहीं, मेहनत से नहीं, जान दे के भी ईवीएम को हटाएंगे, ये बात है। इतनी खामोशी क्यों भाई? मैंने आपको बताया ना, ये हैं जयराम रमेश जी का नाम सुना है आपने, ये वेणुगोपाल साहब का नाम सुना है, मेरे पास और भी नाम है, लेकिन एक नाम तो कम से कम बाहर हुआ अभी, योगेंद्र यादव साहब। वो तो देखने में हमारे अम्बेडकरवादी जैसे लगते थे ना, हम तो जो हमारे जैसे लगते हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे ना, अगर वो आरएसएस के साथ जाएंगे। दिलीप मंडल साहब का मैं नाम लेता था पहले कभी, लेकिन अब उन्होंने इंतहा कर दी तो बताना पड़ रहा है। वो आज से नहीं, वो शुरू से आरएसएस के थे, क्योंकि वो इंडिया टुडे के एडिटर थे, वो मैनेजिंग एडिटर, और वो आरएसएस का ही मुखपत्र था एक प्रकार से। तो जो तब बने थे वो तब भी आरएसएस के थे, आज भी आरएसएस, सिर्फ उन्होंने पर्दा अपने चेहरे से हटाया है। इसमें कोई, मुझे तो कोई भी हैरानी की बात नहीं है। योगेंद्र यादव जी ने
कितने एक ऐसे मौके पे हम सब लोगों को धोखा दिया है जब हमारी लड़ाई इतनी मजबूती के साथ थी। हमारा ही एक साथी छोड़ के हमें ये कह रहा है कि ईवीएम की बात जो है गलत है, कि जनता का जो मूड है ना वो बीजेपी को 5 सीटें देने का भी नहीं है। मशीनों के ज़रिए जो 20% वोट चुराए जाएंगे उससे इनकी सीटें आएंगी। ये इस बात की सबसे बड़ी इंडिकेशन होगी कि अगर 6 सीटें आती हैं तो इसका मतलब मशीनों का प्रयोग। मूड किधर है? जनता का मूड एक तरफ है कि हमें आरएसएस बीजेपी को वोट नहीं देना है, और ना इनके सहयोगी दल जो है ना, जो नज़र आने वाले और छुपे हुए भी हैं, एआईएम जो है, उनको वोट नहीं देना है। ये जनता तो खुद कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है चुपके से। मैं उनकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है, कांग्रेस पार्टी वालों की अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है। वो कुछ भी बोल सकते हैं अपने राजनीतिक और उनकी एक तरीके से समझने में आने वाली बात भी है, अपनी पार्टी को कैसे कोई भी आदमी क्रिटिसाइज़ कर ले और दूसरी जो पार्टी लड़ रही है उसको कैसे बुरा ना बोले। लेकिन हम लोग तो किसी पार्टी की तरफ नहीं है ना, हम लोग सच्चाई बोल रहे हैं। आप लोग तो कहते हैं आम आदमी पार्टी तो आरएसएस की पार्टी है। देखिए, मैं इस वक्त क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कभी नहीं कहा कि कौन पार्टी आरएसएस की है कौन नहीं है, एक पार्टी को छोड़ के। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, तो आम आदमी पार्टी आरएसएस से नहीं है। अभी इस बारे में मैंने कुछ बोला है। आप अम्बेडकरवादी तो यही बोल रहे हैं। अम्बेडकरवादी भी आजकल एक ऐसे अम्बेडकरवादी भी हैं, मंडल साहब, जो पूरी तरीके से वो तो बीजेपी को ही बता रहे हैं कि वही अम्बेडकरवादी पार्टी संविधानवादी पार्टी हो गई। तो ऐसे अम्बेडकरवादियों पे भरोसा मत कीजिए आप, मंडल साहब जैसे। सही अम्बेडकरवादी इस वक्त वही है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस सीख के ऊपर ध्यान दे, और ये उसका सबसे ज़रूरी टाइम है। बाबा साहब ने क्या कहा था, ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम है उस बात को याद करने का। आरएसएस और जनसंघ के साथ कभी भी कहीं ना जाएं, बाकी किसी के साथ जा सकते हैं मजबूरी के हालात में। वही बात आज सबसे ज़्यादा उचित है याद करनी। ऐसा नहीं है कि ईवीएम के बारे में और पेपर बैलेट के बारे में बात नहीं हो रही है। एक भी कैंडिडेट आप चले जाइए, कांग्रेस पार्टी का हो या आम आदमी पार्टी का हो, आप जाके बात कर लीजिए, वो सबसे पहले यही बोलेगा ईवीएम का क्या होगा। लेकिन अभी स्लीपर सेल अपनी लीडरशिप पे और अपने वर्कर्स पे भारी हैं, ये बात मैं मान रहा हूँ, क्योंकि आरएसएस का इतना बड़ा पूरा का पूरा निज़ाम और संगठन स्लीपर सेल के को सपोर्ट करता है। दिल्ली चुनाव है, 5 फरवरी को वोट पड़ने, आपका किस तरफ है मत? मैं देखिए, मैं बार बार ये ऐलान कर चुका हूँ, मत बाबा साहब के उस जो सीख है उसके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, और जो उनका सहयोगी दल है, 2-3 दल हैं, एक उसमें से एआईएम भी है, तो उनको वोट नहीं देना है। बाकी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट अच्छा हो, आपको फ़ायदा पहुंचाता हो, उसको वोट दें, और उसके ऊपर लगाम कस के रखें कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ उसको असेंबली में खड़े रहना। भगत सिंह अगर शहीद नहीं होते तो आज ये आप मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे होते। लेकिन भगत सिंह का नाम कोई नहीं भूला आज तक। बाबा साहब अगर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ना देते तो आज हम लोग यहाँ खड़े होकर पार्लियामेंट में नहीं, कहीं हिंदू राष्ट्र बना होता। मनुस्मृति के तहत आपके हाथ में ये नहीं होता, आपके हाथ में, आपके गले में और मेरे गले में भी अभी हांडी होती और पीछे झाड़ू होती। तो कुर्बानी से ही इंसाफ और बराबरी आती है, कुर्बानी से ही इज़्ज़त और वक़ार आता है। मनुस्मृति लागू हो जाएगी, संविधान ख़त्म हो जाएगा, ये सब बातें ही करते रह जाएंगे कि हम संविधान बचाएंगे। संविधान बोलने से नहीं बचेगा, संविधान सड़क पे आके आंदोलन करने से बचेगा। और उसकी शुरुआत मार्केटवाड़ी गांव के लोगों ने कर दी है। आज एमएलए साहब आए हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं अभी, उत्तम राव जानकर साहब, वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि मुझे पेपर बैलेट से चुनाव कराओ, ये लो मेरा इस्तीफ़ा। ये जो बड़ा एक आर्गुमेंट दिया जाता था ना कि जीतने के बाद ईवीएम अच्छी हो जाती है और हारने के बाद बुरी हो जाती है, तो वो भी आज ख़त्म कर दिया हमने। कानूनी लड़ाई क्या हो सकता है, इसमें क्या पहलू है? देखिए, आंदोलन सबसे बड़ी कानूनी और संवैधानिक लड़ाई होती है, जन आंदोलन जो सड़क पे होता है। हालांकि मेरे केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिलीफ देना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और पूरे तथ्यात्मक सबूतों के साथ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी एक लड़ाई है, बहुत सारे लोग अभी भी हारने के लिए केस डाल रहे हैं आरएसएस और बीजेपी से मिलके। लेकिन हम उन सभी जो कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, उनको झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, आप सब लोग जानते हैं। पर दिल्ली में तो सर कोई बात नहीं हो रही है, चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन नहीं, बात हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही है, लेकिन खुल के नहीं हो रही है, ये बात मैं मानता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली में इन दोनों एक पार्टी से में से एक से मेरी बात हुई है, लेकिन वो भी पहले तो एकदम बहुत एंथुसियास्टिक थे वो, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। शायद वहाँ भी स्लीपर सेल्स होंगे जो उन पे भारी पड़ गए। लेकिन उसका नुकसान ये है कि आज कल से ही जो ईवीएम की मशीनों की है, दिल्ली के चुनाव में कमीशनिंग शुरू हो गई है। तो 2
जो मरहले थे जिसमें हम काफ़ी बड़ी रोक लगा सकते थे अपनी कार्रवाई के ज़रिए, वो निकल गए हैं। तो उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना। अभी कहा अगर बीजेपी जीतती है तो यहाँ ईवीएम का खेल होगा। बिल्कुल कहा, अगर 5 सीटों से ज़्यादा आती है, जीतने की बात नहीं कही मैं। जनता का अपमान है ना सर, देखिए। नहीं, जनता का नहीं है ना अपमान, जनता को जागृत जगाने का ये मेरा एक और प्रयास है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जगाने का एक और प्रयास है